नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं थिंक अगेन। जब किसी चीज़ को हम पढ़ते हैं, उसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं, इतना बार पढ़ते हैं कि वो हमको उसका नाम याद हो जाता है। जैसे स्कूल के सब्जेक्ट्स, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जब हम इसको बार बार पढ़ते हैं तो मन में एक तरह का इल्यूजन क्रिएट होता है, अरे यार ये तो वही चीज़ है, मैं पढ़ूंगा, ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं आएगा, वही बातें बताएगी। और धीरे धीरे वो सब्जेक्ट हमारे लिए एक टॉर्चर का सब्जेक्ट हो जाता है। हम लोग थिंक अगेन पढ़ रहे हैं। अब तक तो आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि थिंक अगेन में करना क्या है। सोचना है, दोबारा सोचना है। बहुत मुश्किल होगा इस सब्जेक्ट को हर रोज़ फ्रेश स्टार्ट कर पाना। इसी तरह से बहुत मुश्किल होता है अपने दिन को फ्रेश तरीके से स्टार्ट कर पाना, क्योंकि एक बार मन में कहानियाँ जुड़ना शुरू हो जाएं, मैं जानता हूँ क्या पढ़ाया जा रहा है, और वो कहानियाँ जुड़ना शुरू हो जाएं आपके स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमोशन के साथ, तब क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है। क्योंकि इमोशन या तो हाई फील करेगा या बोर फील करेगा। हाई ज़्यादातर सेंशुअल चीज़ों में करेगा, पढ़ाई के मामले में, ज्ञान इकट्ठा करने के बारे में, बहुत नई चीज़ें नहीं मिलती। और दूसरा, हमारे टेस्ट बड जीभ में होते हैं, स्वाद। ऐसे हमारे ब्रेन में भी बड्स होते हैं, जो बड्स नहीं होते एग्जैक्टली, बट सेंटर्स होते हैं जो सटल चीज़ों को देखने में माहिर नहीं होते, ग्रॉस चीज़ें देखने में माहिर होते हैं। इसलिए फिल्में हम लोगों को एक्साइट कर सकती हैं, चाहे उसी नाम की 10 फिल्में बन जाएं, आप देखना चाहेंगे देवदास फर्स्ट वाले में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। लेकिन थिंक अगेन नाम का अगर किताब है और नया चैप्टर चालू कर रहे हैं तो दिमाग बोर हो जाएगा। इसलिए थोड़ी देर के लिए प्राणायाम करिए। पूरक, कुंभक, रेचक, और अपने स्टोरी को तोड़िए। कहिए अपने आप से, क्या पता कुछ नया मिल जाए, क्योंकि लाइफ तो हर रोज़ कुछ न कुछ नया देती है। और इसी से हम लोग शुरू करेंगे, द साइंस ऑफ द डील। और यहाँ पर ज़ेनोगी की तरह हम सटल नॉलेज को खोजेंगे, डिस्कवर करेंगे। साइंस ऑफ द डील, एक साइंटिस्ट की तरह। फ्यू ईयर्स अगो अ फॉर्मर स्टूडेंट नेम्ड जेमी कॉल्ड मी फॉर एडवाइस ऑन वेयर टू गो टू बिजनेस स्कूल। ऑथर कह रहे हैं, कुछ साल पहले मेरी एक स्टूडेंट थी पुरानी, जेमी नाम की। उसने पूछा कि मुझे कॉलेज जाना है, बिजनेस स्कूल, तो कौन से कॉलेज जाऊं। सिंस शी वॉज ऑलरेडी वेल ऑन हर वे टू बिल्डिंग अ सक्सेसफुल करियर, आई टोल्ड हर इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी। और मुझे पता था कि वो अपने काम में बहुत माहिर है, उसका करियर एकदम सही स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तो मैंने उसको कहा कि ये पैसे की और टाइम की बर्बादी होगी अगर तुम MBA करने जाती हो तो। I walked her through the lack of evidence that a graduate degree would make a tangible difference in her future. मैंने उसको दिखाया कि किस तरह से कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कि आपके पास अगर ये वाली ग्रेजुएट डिग्री आ गई बिजनेस की, जैसे आपके पास BBA है, वो एक ग्रेजुएट डिग्री है, ऐसी अगर आपके पास डिग्री आ गई तो उससे फ्यूचर में बहुत कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। एंड द रिस्क दैट शी वुड एंड अप ओवर क्वालिफाइड एंड अंडर एक्सपीरियंस्ड। इस कमरे में जितने भी बच्चे हैं, शिरीष को और देवांश को छोड़ करके, और आपको भी छोड़ करके, आप तीनों इस बीमारी से बहुत जल्दी ग्रसित हो गए ही हैं। ऑथर कह रहे हैं, अगर तुमने ये MBA करने की कोशिश की तो तुम हो जाओगी ओवर क्वालिफाइड और अंडर एक्सपीरियंस्ड। डिग्री तो हो जाएगी बहुत बड़ी, BTech, BBA, PCA, तीनों ग्रेजुएट, और स्क्वायर रूट निकालना होगा तो आते नहीं।
एरिया निकालना होगा तो आता नहीं। इसको बोलते हैं ओवर क्वालिफाइड, कि आपके पास डिग्री तो है लेकिन अंडर एक्सपीरियंस्ड, काम नहीं आता। रिम्पी स्कैन में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब के सब ओवर एक्सपीरियंस्ड, अंडर क्वालिफाइड हैं, और करियर के लिए वो ज़्यादा बेहतर चीज़ है। When she insisted that her employer expected an MBA for promotions, I told her that I knew of exceptions and pointed out that she probably wouldn't spend her whole career at that firm anyway. फिर उसने कहा, ठीक ऐसे जैसे हमारे हैप्पी ने, मेरे ब्रदर इन लॉ ने कहा था रिम्पी से कि अब मुझे एक आईवी लीग से MBA करना है। उसने कहा कि मेरे एम्प्लॉयर ने, मेरे बॉस ने कहा है जब तक मेरे पास MBA नहीं होगा तब तक मुझे कायदे का प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो ऑथर ने उसको बताया, अरे मिलता है, बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो बिना प्रमोशन, बिना डिग्री के भी, MBA के भी प्रमोशन पाते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं। एंड शी प्रॉब्ली वुडंट स्पेंड हर होल करियर एट द फर्म एनीवे। फाइनली शी हिट बैक, यू आर अ लॉजिक बुली। और फिर बोलता है कि और कब तक इस कंपनी में जॉब करोगी, बहुत जल्दी कंपनी छोड़ दोगी, तो इसके चक्कर में क्यों पड़ रही हो कि MBA करके प्रमोशन, पैसा भी बर्बाद होगा, टाइम भी बर्बाद होगा। तो छिड़ गई, क्योंकि उसने इसके लिए फ़ोन नहीं किया था कि करूं कि ना करूं MBA। उसने किस लिए फ़ोन किया था, किस कॉलेज से करूं। बोलती है, यू आर अ लॉजिक बुली। लॉजिक के बुली हो तुम, बस धौंस चलाते रहते हो अपने ज्ञान की, अपने पॉइंट्स की, लॉजिक की। मुझे चुप करा दिया कि MBA नहीं करना चाहिए। उसको करने का मन था, पूरी तरह से मन था उसका, कोई जवाब ही नहीं था। अ व्हाट? Logic bully? Jamie repeated. You just overwhelm me with rational arguments and I don't agree with them, but I can't fight back. वो बोलती है, बिल्कुल बुली मतलब कोई धमकी देने वाला। बोलती है कि तुमने मुझे अपने लॉजिक से पूरा बम्बार्ड कर दिया, ओवरवेल्म कर दिया। मैं तुम्हारी बात को मानना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारे से अग्री नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुमसे फाइट बैक नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास उसका जवाब नहीं है लॉजिक में। At first, I was delighted by the label. It felt like a solid description of one of my roles as social scientist, to win debate with the best data. ऑथर कह रहे हैं कि शुरू में तो मैं बड़ा खुश हुआ, लॉजिक बुली, कि मैं अपने लॉजिक से किसी को भी समझा सकता हूँ, उसका मन बदल सकता हूँ, और कितना जो मैं सोशल साइंटिस्ट का काम कर रहा हूँ सोसाइटी में कुछ अच्छा काम करने का, तो मेरा तो सही काम कर रहा हूँ, तभी तो ऐसा बोल रही हो। मेरे पास सब चीज़ का डाटा है, मैं डिबेट कर सकता हूँ। देन जेमी एक्सप्लेन्ड दैट माई अप्रोच वॉजंट एक्चुअली हेल्पफुल। उसके बाद जेमी ने बताया कि जो तुमने मुझे समझाया है ना, इससे बहुत फ़ायदा नहीं हुआ। सडनली आई रियलाइज्ड आई हैड इंस्टिगेटेड द सेम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस मेनी टाइम्स बिफोर। और तब अचानक से मुझे ख्याल आया, इस तरह से बहुत से लोग ने मुझे कहा है कि तुम कुछ नहीं, बस ज़बरदस्ती करते रहते हो। ये करते हैं एक और इंसान हमारे घर में, वो जब आपसे बात करते हैं अपनी लॉजिक भरी बातों से, तो आप चुप हो जाते हैं, आप उनको फाइट बैक नहीं कर सकते और उनसे अग्री भी नहीं कर सकते। बताओ कौन? पापा जी। मम्मी से तो आप फाइट भी कर सकते हो, लेकिन उनके पास इतने ढेर सारे लॉजिक्स होते हैं कि कुछ नहीं कर सकते आप। कुछ साल पहले, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 14-15 साल पहले, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कहा था, लेकिन लॉजिक बुली नहीं कहा था। उसने कहा, आप अपनी बात काफ़ी अच्छे से कन्विंस करा लेते हैं, चाहे कोई कन्विंस हो चाहे ना हो। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि वो आदमी केवल चुप हो गया मुझसे बात करके, कन्विंस्ड नहीं हुआ। अगर कन्विंस्ड हो गया होता तो बड़ा खुश होता, बोलता थैंक यू, आपने मुझे कोई नई बात डिस्कवर करने में हेल्प किया। तो ऑथर कहते हैं कि मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की गलती मैंने पहले भी की है। Growing up, I was taught by my karate sensei never to start fight unless I was prepared to be the only one standing at the end. बचपन में बोलते हैं मैं कराटे सीख रहा था और मेरे कराटे सेंसुई ने मुझे कहा था कि लड़ाई कभी शुरू मत करना। लड़ाई शुरू करोगे तो दो में से केवल एक ही वहाँ पर खड़ा रहेगा, एक तो बेचारा गिर जाएगा। तो हो सकता है तुम हो चाहे वो हो, इस लड़ाई शुरू मत करना कभी। दैट्स हाउ आई अप्रोच डिबेट्स एट वर्क विथ फ्रेंड्स। और इसी तरह से ऑथर कहते हैं मैंने डिबेट्स भी शुरू की दोस्तों के साथ। आई थॉट द की टू विक्ट्री वॉज टू गो इन टू बैटल आर्म विथ एयर टाइट लॉजिक एंड रिगरस डाटा।
मैंने सोचा कि शायद यही तरीका है लोगों से बहस करने का, डिबेट करने का, कि जब भी किसी से बहस करो तो तुम्हारे पास एकदम एयर टाइट लॉजिक होना चाहिए। एयर टाइट लॉजिक मतलब कहीं से भी लूपहोल्स नहीं होने चाहिए। हाँ, कोई तोड़ ना सके एकदम। और रिगरस डाटा होना चाहिए और आप कोड कर सकें कि यहाँ पर ये चीज़ लिखी गई है। आई वॉज लेजर फोकस्ड ऑन कन्विंसिंग देम टू एक्सेप्ट माई व्यूज़ एंड री थिंक देयर्स। और जब भी मैं लोगों से बात करता था तो इसी चीज़ पर फोकस्ड रहता था कि कैसे मैं उनको कन्विंस कर सकूं अपनी व्यूज़ को एक्सेप्ट करने में। और उनकी तो छोड़ो, मुझे उनकी व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है, उनको काटना है मुझे, और वो रीथिंक करें, जो भी वो सोच रहे हैं रीथिंक करें। बट आई वॉज कमिंग अक्रॉस लाइक अ प्रीचर एंड द प्रोसिक्यूटर। लेकिन इस प्रोसेस में मैं गलती क्या कर रहा था, मैं प्रीचर और प्रोसिक्यूटर की तरह बिहेव कर रहा था। जो भी मुझे पता है उसको प्रीच कर रहा था और जो भी तुम्हारी लॉजिक है उसको मैं काट रहा था। ऑल्दो दोज माइंड सेट्स समटाइम्स मोटिवेटेड मी टू परसिस्ट इन मेकिंग माई पॉइंट्स, आई ऑफन एंडेड अप एलिएनेटिंग माई ऑडियंस। आई वॉज नॉट विनिंग। ऑथर कह रहे हैं इस तरह से मैं मोटिवेट तो बहुत होता था दूसरों को हरा कर, लॉजिक दे करके, कि मैं अपना पॉइंट खूब ज़ोर शोर से रखूं, लेकिन इस प्रोसेस में लोग मुझसे दूर होते जा रहे थे। और मैं सच पूछिए तो लोगों को हरा करके भी जीत नहीं रहा था, लोगों का मन बदल नहीं पा रहा था। एलिनेटिंग मतलब दूर होते एलियन, लोग मुझसे एलियन होते जा रहे थे, एलिनेटिंग। फॉर सेंचुरीज debate has been prized as an art form, but there is now a growing science of how to do it well। कह रहे हैं सैकड़ों सालों से लोग बहस करते रहे हैं और इसके पीछे आर्ट का फॉर्म था। आर्ट मतलब हर आदमी अपने हिसाब से काम कर सकता है, लेकिन अब ऑथर कह रहे हैं पिछले कुछ सालों में इसमें कुछ रूल्स पता चले हैं, साइंस भी पता चला है। इन अ फॉर्मल डिबेट योर गोल इज़ टू चेंज द माइंड ऑफ योर ऑडियंस। एक जो पब्लिक के सामने फॉर्मल तरीके से डिबेट होती है, उसमें आपका काम ये होता है कि आप पब्लिक का, ऑडियंस का मन चेंज करें। इन एन इनफॉर्मल डिबेट यू आर ट्राइंग टू चेंज द माइंड ऑफ योर कॉन्वर्सेशन पार्टनर। और जैसे कि आज मैं डॉक्टर रिम्पी से बात कर रहा था सुबह से शाम तक, वो एक इनफॉर्मल डिबेट थी, वो भी बहस थी। लेकिन जब आपकी इनफॉर्मल डिबेट होती है तो आप अपने सामने वाले पार्टनर का माइंड चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। डिफरेंस क्या है, एक में आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपका पड़ोसी, आपका ऑपोजिशन में क्या सोच रहा है, आपको केवल पब्लिक को जीतना है। लेकिन यहाँ आपके सामने जो आपका ऑपोजिशन में है पार्टनर, उसको कन्विंस करना है। दैट्स अ काइंड ऑफ नेगोशिएशन। और वो देखा जाए तो एक तरह का नेगोशिएशन है। नेगोशिएशन मतलब इसमें दो लोग बात करें और उससे ऐसी भी नहीं है जो दोनों के लिए प्रॉफिटेबल है। हाँ, एक नेगोशिएशन मतलब एक ऐसा लेन देन जिसमें दोनों ही खुश खुश बाहर निकलें। वेयर यू आर ट्राइंग टू रीच एन अरेंजमेंट अबाउट द ट्रूथ, जहाँ पर दो लोग मिल करके ट्रूथ के बारे में एक मुद्दे पर, एक पॉइंट पर पहुँच रहे हैं, एक अरेंजमेंट पे पहुँच रहे हैं। To build my knowledge and skills about how to win debates, I studied the psychology of negotiations and eventually used what I had learned to teach bargaining skills to leaders across business and governments। ऑथर कह रहे हैं मैंने डिबेटिंग को अच्छे से पढ़ा, मैं अपना नॉलेज को और स्किल्स को डिबेट के बारे में जीतने के लिए बढ़ाया। मैंने नेगोशिएशंस का साइकोलॉजी पढ़ा कि किस तरह से लोग बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस और गवर्नमेंट में नेगोशिएशंस करते हैं। I came away convinced that my instinct and what I had learned in karate were dead wrong। और तब मुझे पता चला जो भी चीज़ें मुझे सही लगती थीं मेरे हिसाब से, इंस्टिंक्ट, और जो भी मैंने कराटे में सीखा था कि दो लोग जब लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई करते करते एक को धराशायी हो जाना चाहिए, ये गलत है। जब आप नेगोशिएशंस कर रहे हैं, जब आप डिबेट कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सामने वाला हारे ही। अ गुड डिबेट इज़ नॉट अ वॉर। एक अच्छा बहस लड़ाई नहीं होती। इट्स नॉट इवन टग ऑफ वॉर। ये टग ऑफ वॉर भी नहीं होती। टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींचा, जिसमें दो तरफ से लोग खड़े होते हैं, रस्सी खींचते हैं, एक अपनी तरफ दूसरा अपनी तरफ, वो भी नहीं होती। वेयर यू कैन ड्रैग योर ओपोनेंट्स टू योर साइड इफ़ यू पुल हार्ड इनफ इन द रोप। टग ऑफ वॉर में आप अपने सामने ओपोनेंट को अपनी तरफ खींचते हो, अगर ज़ोर से खींच लिया तो उसे आपकी तरफ आ जाएगा। ये वो भी नहीं होती। अच्छी डिबेट टग ऑफ वॉर भी नहीं होती।
It's more like a dance that hasn't been choreographed, negotiated with partner who has a different set of steps in the mind. डिबेट एक तरह का डांस है, लेकिन इस डांस में आपने अभी तक सामने वाले के साथ में प्रैक्टिस नहीं किया है। इसमें कोई कोरियोग्राफी नहीं है, उसके अपने स्टेप्स चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से कुछ सोच रहे हैं। इफ़ यू ट्राई टू हार्ड टू लीड, योर पार्टनर विल रेजिस्ट। अगर आप बातचीत करते करते सामने वाले का बॉस बनने की कोशिश कर रहे हैं, लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो सामने वाला रेजिस्ट करेगा। रेजिस्ट मतलब बचेगा, आपसे बचने की कोशिश करेगा। इफ़ यू कैन अडेप्ट योर मूव्स टू हर्स एंड गेट हर टू डू द सेम, यू आर मोर लाइकली टू एंड अप इन रिदम। लेकिन अगर आप सामने वाले के हिसाब से चलेंगे, अडेप्ट करेंगे एंड गेट हर टू डू द सेम, और सामने वाले को भी आप अपने हिसाब से अडेप्ट करा सकें, तब आप दोनों एक रिदम में आ पाएंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं डांसिंग विद द फोज, कैसे आप दुश्मन को अपनी बात कन्विंस करा सकें। रिदम चाहिए ताकि दोनों किसी एक पॉइंट पर पहुंचे जहां दोनों अग्री करते हों। In a classic study, a team of researchers led by Neil Rackham examined what experts negotiators do differently. एक बहुत फेमस क्लासिक स्टडी हुई है जिसमें कि नील रैकमैन ने कुछ नेगोशिएशंस को पढ़ा। They recruited one group of average negotiators and another group of highly skilled ones. इस स्टडी में उन्होंने दो ग्रुप को बनाया नेगोशिएट करने के लिए। एक में तो एक्सपर्ट्स थे और एक में एवरेज नेगोशिएटर्स थे, who had significant track record of success and had been rated as effective by their counterparts. तो जो एक्सपर्ट्स थे, ऐसा नहीं कि खाली एक्सपर्ट्स थे, उनको लोग जानते थे कि हाँ इनका ट्रैक रिकॉर्ड था कि ढेर सारे इंपॉर्टेंट नेगोशिएशंस किए थे इन्होंने। To compare the participants' techniques, they recorded both groups doing labor and contract negotiation. और इस चीज़ को समझने के लिए, दोनों एवरेज नेगोशिएटर और एक्सपर्ट नेगोशिएटर के काम को देखने के लिए उन्होंने रिकॉर्ड किया। जब ये कोई कॉन्ट्रैक्ट देखते थे, किसी के साथ जा रहे हैं किसी डील को करने में, जैसे आजकल जो मेरा छोटा भाई है स्टील का प्लांट चला रहा है, फैक्ट्री चला रहा है, तो उसमें आपको जाना होता है किसी बड़ी कंपनी के पास, उनसे कॉन्ट्रैक्ट लेना होता है, उनसे डील लेना होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है और हमारा ये कोटेशन है। सामने वाले बोलेगा अरे ये तो बहुत महंगा है, फिर हम उसको बताएंगे नहीं नहीं हमारी काम की क्वालिटी बहुत अच्छी है, फिर वो बोलेगा अच्छा ठीक है थोड़े कम में दे दो। इस तरह से आपको नेगोशिएट करना होता है, तो वो उसमें बहुत एक्सपर्ट है। तो उसको इस पूरे लेबर और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस को रिकॉर्ड किया गया टीवी में। इन अ वॉर our goal is to gain ground rather than lose it, so you are often afraid to surrender few battles. सुनिए, जब लड़ाई होती है आप डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं हार जाऊं, मुझे जीतना है, इसलिए आप सरेंडर नहीं करना चाहते। क्योंकि वॉर में अगर आपने सरेंडर कर दिया, एक आध कोई वॉर मतलब ढेर सारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें से 10 अलग अलग लड़ाइयाँ हो रही हैं, उसमें से 2 में सरेंडर कर दिया तो हो सकता है आप पूरी वॉर हार जाएं, तो उसमें आप सरेंडर नहीं करना चाहते। इन नेगोशिएशन अग्रीइंग विद समवन एल्सेज आर्ग्यूमेंट इज डिसआर्मिंग। लेकिन जब आप किसी के साथ कोई डील कर रहे हैं, नेगोशिएशन कर रहे हैं, उसमें अगर आप सामने वाले से अग्री कर जाते हैं, आप हार जाते हैं, तो ये डिसआर्मिंग चीज़ है। डिसआर्मिंग क्या होता है? दूसरा वाला बोलेगा, दूसरा वाला आपके ऊपर गन चला रहा है, नहीं तुम गलत हो, आप उसको बोलते हैं आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं गलत हूँ, मैं आपकी बात मानता हूँ, तब वो अपना साइड रख देगा, आर्म को, अपने गन को नीचे रख देगा, अपनी बहस को डिसआर्म करना वो अपने आप ही नीचे रख देगा। जब आप सामने वाले को दिखाते हो कि मैं तुमसे अग्री करता हूँ, तुम जो चाहते हो और जो मैं चाहता हूँ अलग अलग नहीं है, तब वो अपना कर नीचे रख देगा, डिसआर्म कर देगा। The experts recognized that in their dance they couldn't stand still and expect the other person to make all the moves. Experts ने देखा है, expert negotiators, उन्होंने देखा कि जब भी आप किसी दुश्मन के साथ बहस कर रहे हैं, so called डांस कर रहे हैं, तो आप ये उम्मीद थोड़ी करेंगे आप खड़े रहो, सामने वाला ही मूव करता रहे। डांस में तो दोनों लोगों को मूव करना पड़ेगा। To get in harmony, they needed to step back from time to time.
डांस में देखा गया है कि अगर आप एक हार्मनी चाहते हैं, रिदम चाहते हैं, तो कभी कभी आपको पीछे जाना पड़ेगा, फिर वो पीछे जाएगा तो आप आगे जाएंगे, ऐसे ऐसे एक रिदम बनता है. वन डिफरेंस वॉज विजिबल बिफोर एनी वन इवन अराइव्ड एट द बार्गेनिंग टेबल. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस दिखाई दिया बार्गेनिंग करने से पहले ही, ये जब नेगोशिएशंस होती थी. प्रायर टू नेगोशिएशंस द रिसर्चर्स इंटरव्यूड बोथ ग्रुप्स अबाउट देयर प्लान्स. अभी नेगोशिएशन हुआ नहीं है, 2 ग्रुप हैं. कौन कौन से ग्रुप्स? एक तो ग्रुप जिनको एक एवरेज हैं जिनको बहुत अच्छे से नहीं आता, और दूसरा एक्सपर्ट. जब उनको पूछा गया दोनों ग्रुप्स को कि आप अभी जा रहे हैं नेगोशिएशन करने, प्लान क्या है आपका, द एवरेज नेगोशिएटर्स वेंट इन आर्म्ड फॉर बैटल, हार्डली टेकिंग नोट ऑफ एनी एंटिसिपेटेड एरिया ऑफ अग्रीमेंट. जो लोग एवरेज थे उनको पता था बहस करने जा रहे हैं, जीतना है. दुश्मनों से किस पॉइंट पर हम अग्री करते हैं मुझे इसके बारे में नहीं जानना, बस उनको हराना है. The experts, in contrast, mapped out a series of dance steps they might be able to take with other side, devoting more than third of their planning comments to finding common grounds. और जो experts थे उनका प्लान क्या था, वो ढेर सारे डांस स्टेप्स देख रहे थे कि जिस बंदे के साथ मैं बहस करने जा रहा हूँ वो कौन कौन सी चीज़ पर अग्री करता है, कहाँ मैं उसके साथ में एक ऐसे मूव कर सकूं कि वो और हम दोनों एक ही डायरेक्शन में चलें. हमारे कॉमन ग्राउंड्स क्या हैं, ये एक्सपर्ट्स खोजते थे. एज द नेगोशिएटर्स स्टार्टेड डिस्कसिंग ऑप्शंस एंड मेकिंग प्रपोजल्स, द सेकेंड डिफरेंस इमर्ज्ड. तो पहले तो इंटरव्यू के पहले एक को पता है कि पहले मुझे कॉमन ग्राउंड चाहिए. दूसरा, जब इन लोगों ने नेगोशिएशंस शुरू किया तब एक और डिफरेंस दिखाई दिया एक्सपर्ट्स में और एवरेज में. Most people think of argument as being like a pair of scales. Scales क्या होता है? The more reasons we can pile up on the other side, the more it will tip and balance in favor. कह रहे हैं ज़्यादातर आम आदमी ये सोचता है कि जो बहस होता है वो एक पेयर ऑफ स्केल्स की तरह है, तराजू की तरह. सामने वाले ने अपनी तराजू की तरफ एक कागज़ डाला, आपने अपनी तरफ डाला, उसने 2 डाला, आपने 3 डाला, जिसका स्केल भारी होगा वो जीतेगा. ऐसा लोग मानते हैं बहस में. येट द एक्सपर्ट्स डिड द एग्जैक्ट ऑपोजिट. लेकिन एक्सपर्ट्स ने तो उल्टा ही किया. दे एक्चुअली प्रेजेंटेड फ्यूअर रीजन्स टू सपोर्ट देयर केस. जो एक्सपर्ट्स होते थे वो अपनी बहस को जीतने के लिए कम पॉइंट्स बताते थे. दे डिडंट वॉन्ट द वाटर डाउन देयर बेस्ट पॉइंट्स. As Rackman put it, a weak argument generally dilutes a strong one. बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई यार. जब भी एक्सपर्ट्स अपना आर्ग्यूमेंट देना चाहते थे, पॉइंट देना चाहते थे, तो ख़त्म नहीं करना चाहते थे. क्योंकि अगर आपने एक कमज़ोर पॉइंट पर एक मजबूत पॉइंट बोल दिया तो आपका पॉइंट बेकार हो जाएगा. इसको समझने के लिए आप लोगों को दहला पकड़ गेम सीखना चाहिए. बहुत मज़ेदार गेम है. घंटों घंटों हम लोग खेलते थे दहला पकड़. ताश में हम लोग खेलते हैं और 10 होता है वो आपके पास आ गए तो वो जीत जाता है. आपको पत्ते डालने होते हैं, जिसके पत्ते बड़े होते हैं वो जीतता है. लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि बड़े पत्ते से हम जब आप 4 लोग फेंकेंगे तो चारों का फेंका हुआ पत्ता हम ले लेते हैं, जिसका सबसे बड़ा पत्ता वो ले लेता है. चाहे एक बार में चाहे 10 बार में, अगर 10 आ गई आपके पास, 10 का पत्ता, एक ने डाला 2, एक ने डाला 10, एक ने डाला 8 का पत्ता, एक ने डाला 1, तो मैं लेके चला जाऊंगा. 1 वाला बड़ा है. तो हर आदमी कोशिश ये करता है कि मेरे पास 10 आ जाए, बिकॉज गेम का नाम ही है दहला पकड़. लोग क्या करते हैं, 10 को बचाने के लिए सामने वाले का 1, बादशाह, गुलाम, बेगम, ये चारों को ख़त्म कराने की कोशिश करते हैं. एक बार 10 बड़ी बची है आपके पास और ये चारों सामने वाले के ख़त्म हो गए, फिर तो आप ही जीतेंगे. अगर आपके पास 10 है तो आपको अपने 10 के पत्ते को बचाना है. ऑथर कह रहे हैं अगर सामने वाले का आर्ग्यूमेंट वीक है और आपका आर्ग्यूमेंट स्ट्रॉन्ग है और आपने चल दिया, तो ऐसा ही है जैसे आपने 1 फेंका लेकिन उसके बदले में 10 नहीं मिली आपको.
वेस्ट हो गया। The more reasons we put on the table, the easier it is for people to discard the shakiest one. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। जितना ज़्यादा आप अलग अलग पॉइंट्स बोलेंगे उतना ज़्यादा आसान होगा सामने के लिए। अच्छा बेटा, ये बेवकूफ़ी वाला पॉइंट बता रहे हो। अगर तुम एक बेवकूफ़ी वाला पॉइंट बता रहे हो उसका मतलब तुम्हारे सारे लॉजिक ख़राब हैं। गुरु उसी को पकड़े बैठे रहेंगे। ऐसे गरिमा दीदी से जब मेरी बात हो रही थी तो मैंने पूछा आप पूल पार्टी में क्यों गई थी, तो इनके कितने स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉइंट्स थे। फ्रेंड्स का प्रेशर, और सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो क्या था, फ्रेंड्स ये कहते हैं कि कहीं जाती ही नहीं है। तो मैंने ये सब शेकिएस्ट मतलब हिला देने वाले। अगर इन्होंने केवल एक पॉइंट बोला होता कि मैं इमोशनली बह गई थी, मैं परेशान थी और वो गलत डिसीजन लिया था, मुझे नहीं लेना चाहिए, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, इसके अगेंस्ट मैं कुछ बोल नहीं पाता। लॉजिक क्या था, मेरे पियर्स दोस्त वो जा रहे थे, मैंने उसको हिला दिया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं किसी लॉजिक को प्रूव करने के लिए, तो उसमें आपका अच्छे पॉइंट्स ख़त्म हो जाएंगे, लोग नहीं मानेंगे। इसलिए मान लीजिए आपको अपने पेरेंट्स से कुछ काम कराना हो, बॉसेस से कुछ काम कराना हो, तो 10 पॉइंट मत दीजिएगा। ऐसा मत बोलिएगा कि कल छुट्टी चाहिए सर। क्यों सर? देखिए प्रॉब्लम 2-3 है। एक तो मेरे भाई का बर्थडे है, मेरी तबीयत भी ख़राब होने वाली है, और मेरी साइकिल भी टूटी है, उसको भी ठीक कराना है, तो 3 वजह हैं मेरे पास, तो छुट्टी दे दीजिए। तो बोलेगा चुपचाप आओ यहाँ पर काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूँगा, तुम बेवकूफ़ बना रहे हो। 3 वजह नहीं देना चाहिए कभी। बचपन में ऐसा पापा के साथ हुआ, बहुत फेमस कहानी है, याद है? पापा और चाचा पढ़ते थे स्कूल में, पापा और उनके चाचा एक ही क्लास में पढ़ते थे। टीचर से बोला मुझे छुट्टी चाहिए, टीचर ने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। वो बोलते हैं अकेले जाऊंगा घर पे, बोर हो जाऊंगा, खेलूंगा किसके साथ? बोलते हैं इनको भी छुट्टी दे दीजिए। बोलते हैं क्यों? बोलते हैं इनका भी पेट दर्द होने वाला है। बोलते हैं उनको तो छोड़ो, तुम भी बैठो। तो उनका जो सेकंड वाला पॉइंट था, इनका भी पेट दर्द होने वाला, वो था शेकिएस्ट पॉइंट, शेकिएस्ट रीज़न। शेकिएस्ट मतलब जो कोई भी आसानी से हाँ, शेकी बहुत आसानी से डिस्कार्ड हो जाए। वंस दे रिजेक्ट वन ऑफ योर जस्टिफिकेशन दे कैन ईजिली डिसमिस आवर एंटायर केस। अभी रिसेंटली मैंने एक कोर्ट केस देखा, बहुत पावरफुल, जहाँ पर एक आदमी था जिसने किसी का मर्डर किया था, लेकिन उसको छूट गया, वो जेल से छूट गया, क्योंकि जो वकील था उसने उस मर्डर का जो मेन प्रूफ था डीएनए सैंपल, उसमें उस मर्डर का डीएनए था, वो रिपोर्ट आधा अधूरा था, कंप्लीट नहीं था, बिकॉज सैंपल बहुत पुराना था, 10 साल पुराना केस था। तो वकील ने कहा अरे ठीक है, रिपोर्ट बना दो कि उसी का है। ये चीज़ ऑपोजिट पार्टी को मालूम पड़ गया, काफ़ी ढेर सारे एविडेंस थे जो इस मर्डर के अगेंस्ट थे, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट जज के सामने ऑपोजिशन ने रखा कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये सैंपल परफेक्ट नहीं था और डीएनए रिपोर्ट क्लियर नहीं थी, जैसे जज को ये पता चला, जज ने उस केस को खारिज कर दिया, उसके साथ साथ उस वकील को डिसबार कर दिया, जॉब से हटा दिया। वकील ने बहुत जेन्युइनली उस जज से बोला आप समझते नहीं है कि इस आदमी ने खून किया है, रेप किया है किसी का, आपको लगता नहीं कि उसको सज़ा मिलनी चाहिए? यू आर मिसिंग द पॉइंट। तो जज बोलता है एंड यू हैव मिस्ड द पर्सपेक्टिव। गलत तरीके से आप सही काम नहीं कर सकते, उस जज का कहना था। ऑथर कह रहे हैं एक बार आपका कोई एक लॉजिक गलत साबित हो गया तो सामने वाला आपकी सारी चीज़ों को, एंटायर केस को डिसमिस कर देगा। That happened regularly to the average negotiators. They brought too many different weapons to the battle. बोलते हैं ये जो एवरेज नेगोशिएटर थे उनके साथ यही हुआ बहुत बार। वो जब भी कुछ बात करनी हो एक और पॉइंट ले आए, एक और पॉइंट ले आए कि इसलिए मेरी बात मानो, इसलिए मेरी बात मानो। They brought too many different weapons to the battle. किसी को मारना है, चक्कू निकाला, रिवॉल्वर निकाला, छर्रा निकाला, बेचकी निकाली, गुलेल निकाली, और कुछ हुआ तो मेरे पास रबड़ वाली गुलेल भी।
तो सामने वाला जान जाएगा तुमको लड़ने वड़ने नहीं आता। दैट हैपेंड रेगुलरली टू द एवरेज निगोशिएटर्स। तो जो एवरेज निगोशिएटर्स थे उनके साथ ये अक्सर हुआ। They brought too many different weapons to the battle. They lost ground not because of the strength of their most compelling point, but because of the weakness of their least compelling point. उनके पास ढेर सारे पॉइंट थे, लेकिन वो अपने मजबूत पॉइंट की वजह से नहीं हारे, अपने कमज़ोर पॉइंट की वजह से उनका मजबूत पॉइंट भी हार गया। These habits led to a third contrast. तो दो चीज़ें डिफरेंट थी एवरेज में और एक्सपर्ट्स में। सबसे पहला क्या था? वो कॉमन ग्राउंड खोजते थे। नेगोशिएशन के पहले ही खोजते थे कि सामने वाला किस पॉइंट पर अग्री करेगा मेरे साथ। हमारे बायस में नहीं आएगा, बिकॉज हम लोग अभी तक एक्सपर्ट नेगोशिएटर्स नहीं हैं। आप लोग कभी कभी मुझसे बोलते हैं, सर ये काम कर लें, मरघट चले जाएं, या रिम्पी स्कैन में कोई काम है, या कुछ आप लोग मुझसे पूछते हैं। फिर मैं आप लोगों को पूछता हूँ क्यों, क्या, फिर आपके ढेर सारे लॉजिक आते हैं और मुझे मालूम पड़ जाता है ये सब मजाक है। मजाक मतलब आपके पास कोई लॉजिक नहीं है। आप लोगों के सामने एक भाई साहब क्लास भी अटेंड कर रहे हैं और नौकरी भी कर रहे हैं, मेरे ही घर में रह रहे हैं, मैं उनका रहना खाना भी देख रहा हूँ, क्योंकि एक लॉजिक था उनका कि सर अगर मैं आपकी क्लास अटेंड कर लूँगा तो मैं ज़िंदा रहूँगा, नहीं तो शायद मैं मर जाऊँ। यही तो लॉजिक था। उसके बदले में अपना सब डिग्री विग्री लाकर छोड़ दिया यहाँ। कितना स्ट्रॉन्ग लॉजिक है। दे लॉस्ट ग्राउंड नॉट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मोस्ट कंपेलिंग पॉइंट। वो लोग हारे अपनी अच्छे पॉइंट्स की वजह से नहीं, अपने ख़राब पॉइंट्स की वजह से। दीज हैबिट्स लेड टू थर्ड कॉन्ट्रास्ट। सेकेंड कॉन्ट्रास्ट क्या था? ये लोग अपने लॉजिक्स, अपने दस्सा, हम लोग जब गेम खेलते हैं दहला पकड़ पहले खेलते थे, उसमें इक्के, बादशाह, बेगम, गुलाम नहीं निकालते थे, और जो नौसिखिए होते थे वो लोग जैसे ही इसको हाथ बोलते हैं, पॉइंट फेंका। अगर दो टीम्स हैं, दोनों के पास 5-5 हाथ हैं, तो जिसके पास ज़्यादा दस्सी है वो जीतेगा। अगर दोनों के पास 5-5 हाथ हैं और दोनों के पास 2-2 दस्सी हैं, तब तो टाई हो जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो कभी भी हम लोग इक्के, बादशाह, बेगम, गुलाम को नहीं खर्च करते थे अनलेस अनटिल उस हाथ में क्या नहीं है, दहला नहीं है। तो ऐसे ही जो एक्सपर्ट्स होते थे वो अपने लॉजिक बचा के रखते थे, जब टाइम आएगा तब देंगे। तो 2 हो गए पॉइंट उन लोगों के, एक्सपर्ट्स के। तीसरा, द एवरेज नेगोशिएटर्स वर मोर लाइकली टू एंटर इनटू डिफेंड अटैक स्पाइरल्स। जो एवरेज नेगोशिएटर्स होते थे जब वो बहस करते थे तो डिफेंड अटैक स्पाइरल में जाते थे। वो अपने आप को बचा रहे हैं, फिर अटैक कर रहे हैं, बचा रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। दे डिसमिसिवली शॉट डाउन देयर ओपोनेंट्स प्रपोजल्स एंड डबल डाउन ऑन देयर ओन पोजिशंस विच प्रिवेंटेड बोथ साइड्स फ्रॉम ओपनिंग देयर माइंड्स। तो कह रहे हैं दे डिसमिसिवली शॉट डाउन द ओपोनेंट्स प्रपोजल। जो एवरेज लोग थे, जब उनके सामने कोई लॉजिक गलत सामने वाले का होता था, उसके प्रपोजल्स को ये लोग काट देते थे बार बार, और अपना पॉइंट जब बताना होता था तो डबल डाउन करते थे कि देखिए मैंने जो कहा था ना वो सच था, बार बार। जैसे हम लोग कहते हैं आई टोल्ड यू सो। द स्किल्ड नेगोशिएटर्स रेयरली वेंट ऑन ऑफेंस डिफेंस। और जो स्किल्ड नेगोशिएटर होते थे वो अपने आप को बचाना, सामने वाले को गिराना, इस चक्कर में जाते ही नहीं थे। इंस्टेड दे एक्सप्रेस्ड क्यूरियोसिटी विद क्वेश्चंस। बल्कि ये लोग तो क्या करते थे, क्यूरियोसिटी दिखाते थे। अच्छा ठीक है, मेरा पॉइंट छोड़ो, और क्या बता रहे हो बताओ, सवाल पूछते थे। सो यू डोंट सी एनी मेरिट इन दिस प्रपोजल एट ऑल। वो कहते थे अच्छा जो मैंने पॉइंट बताया इसमें तुम्हें कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। वो क्यूरियोसिटी जताते थे सामने वाले के दिमाग को खोलने के लिए। आज ऐसा ही कुछ मैंने नेगोशिएशंस ट्राई किया बड़ी मम्मी के साथ। क्वेश्चंस वर द फोर्थ डिफरेंस। तो तीसरा पॉइंट है, जो एवरेज होते थे वो लोग सामने वाले को हराने की कोशिश करते थे, अपने को बचाने की कोशिश करते थे, और जो एक्सपर्ट्स होते थे वो क्या करते थे, दे एक्सप्रेस्ड क्यूरियोसिटी विद क्वेश्चंस। वो लोग सवाल डालते थे और क्यूरियस होते थे। चौथा डिफरेंस था, ऑफ एवरी 5 कमेंट्स द एक्सपर्ट्स मेड एटलीस्ट 1 एंडेड विथ अ क्वेश्चन मार्क। जो अच्छे एक्सपर्ट्स नेगोशिएटर थे, अगर 5 सेंटेंस बोला है तो उसमें से एक सेंटेंस
क्वेश्चन मार्क का होता था। क्वेश्चन मार्क मतलब वो आपसे ही सवाल पूछने लगे। वो सवाल पूछते थे आपसे, वो अपना पॉइंट नहीं बता रहे हैं, अरे सुनो मैं सही नहीं हूँ, मैं सही हूँ, तुम गलत हो ना, वो जानना चाहते थे तुम कहाँ से बोल रहे हो, तुम्हारा बेस क्या है। एटलीस्ट वन एंडेड अप इन क्वेश्चन। दे अपीयर्ड लेस असर्टिव। ये जो एक्सपर्ट्स होते थे वो कम असर्टिव होते थे। असर्टिव मतलब अपने दबाव कम डाल रहे हैं। हाँ, ये ट्रिक मैंने गरिमा के साथ यूज़ की थी उस दिन, जब ये बोल रही थी आपने बचपन में क्या लड़कियों से बात नहीं की, तो मैं आराम से दिख रहा था हाँ की तो है, हार लो। एक्सपर्ट नेगोशिएटर हारने में कोई दिक्कत नहीं होती, बिकॉज अल्टीमेटली वो जीतेंगे। दे अपीयर्ड लेस असर्टिव बट मच लाइक अ डांस। अभी मैं देख रहा था छोटा सा नेगोशिएशन हो रहा था टैबलेट को लेकर। गरिमा बेचारी असर्ट करी थी, हाँ लगा लो पासवर्ड, मत देना तुम, ऐसे ही बिहेव करो। और ये भाई साहब अपने आप को बेचारे नहीं नहीं मैं पासवर्ड तो नहीं लगाता हूँ, बिल्कुल नहीं लगाता हूँ। दोनों अपना खींचातानी कर रहे हैं, अटैक डिफेंस अटैक डिफेंस। अगर मैं होता तो बोलता यार कितना कमाल का है, कैसा है ये, इसका क्वालिटी कैसी है, कितने का है, कितने में बेचोगे, 20 में, 15 में, 10 में। अचानक से उसके कान में, देवांश के कान में आती है, पैसे, वो तो मैं स्टॉक में लगा सकता हूँ, ये तो वैसे ही मुफ्त का लिया है मैंने, 10,000 का 20, 20 का 50, 2 लाख, 10 लाख, करोड़पति, एक टैबलेट से करोड़पति बन जाऊँगा। उसकी फ्लाइट्स निकल जाते। They appeared less assertive but much like a dance they led by letting their partners step forward. ये लोग जब बात करते थे तो डांस की तरह था, जहाँ पर आप पीछे मुड़ते हैं तो सामने वाला एक कदम आगे बढ़ता है, तब वो डांस की तरह आपके साथ कर पाता है काम। Recent experiments show that having even one negotiator who brings a scientist's level of humility and curiosity improves outcomes for both parties. अभी रिसेंट एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं नेगोशिएशंस के बारे में, जिसमें देखा गया है कि ढेर सारे लोग नहीं चाहिए। अगर एक कायदे का नेगोशिएटर है जो साइंटिस्ट की तरह दो चीज़ें ला सके नेगोशिएशन में, दो चीज़ें कौन कौन सी, ह्यूमिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। आज मैंने अमित से बात की, अपने कज़न ब्रदर से, मैंने पूछा यार तुमने किराए के मकान में रहते हो? कहा हाँ भैया। मैंने कहा भाड़ा तो बहुत होगा यार। कहता नहीं भैया ज़्यादा नहीं, लेकिन है बम्बई के हिसाब से तो, मतलब इंडिया के हिसाब से ज़्यादा ही है। मैंने कितने का? उसने कहा 62,000 रुपये का। मैंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है यार। और मैंने सुना तुम अपना भी मकान खरीद रहे हो? उसने कहा हाँ। मुझे वो कहाँ है? बुर्ज खलीफा के सामने है। वो कितने का है? तो उसने बताया इतने रुपए का। मैंने कहा यार मज़ा आ गया। टोटल 5 मिनट में अगर मैंने 10 क्वेश्चंस बोला होगा, उन 10 क्वेश्चंस में कम से कम 4 या 5 क्वेश्चंस थे। और उस क्वेश्चंस को जानने के लिए मेरे अंदर 2 चीज़ें थी, जेन्युइनली अभी भी है, ह्यूमिलिटी एंड क्यूरियोसिटी। कुछ दिन पहले जब मैं क्लास में बात कर रहा था तो ह्यूमिलिटी को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन आप लोग जाहिर कर रहे थे। आखिर ह्यूमिलिटी है क्या? ह्यूमिलिटी मतलब है आप अपने आप से कहते हैं मुझे नहीं पता सामने वाला क्या कर रहा है। मैंने उसको पूछा यार इतना महंगा फ्लैट लिया है तुमने, इतना महंगा? उसने खुद ही बोला कि भैया ये इतना महंगा है कि मैं 2 विला खरीद सकता हूँ इसके बदले में। फिर मैंने उससे पूछा तो क्या लिया क्यों? तब सेकंड आंसर मुझे मिला। उसने कहा भैया ये प्राइम लोकेशन की क्वालिटी रियल एस्टेट है और जब मैं रीसेल करूँगा बहुत आसानी से रीसेल हो जाएगा। लखीमपुर में अगर आपका घर मेन रोड के पास है, एकदम पास, तो बहुत आसानी से बिक जाएगा क्योंकि उसके 2 वैल्यू हैं, घर भी और शॉप भी, दोनों तरीके से। अंदर गली के अंदर खूब चले जाओ, एक लाइब्रेरी में शाहजी थे, वो मुझे अपना प्लॉट दिखाने लेकर गए थे। कम से कम नहीं तो मेन रोड से 2.5, 3, 4 किलोमीटर रहा होगा अंदर। वो बेच ही नहीं पाए, आज हो गए हैं 10 साल उस प्रॉपर्टी को। अभी तक वो लखीमपुर छोड़ के चले गए हैं, लेकिन वो प्लॉट नहीं बिका है अभी तक। तो ये उसने लॉजिक दिया। 2 चीज़ें आपके अंदर में होनी चाहिए हर किसी से बात करते समय। कौन कौन सी? ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी। आखिर वो किस लिए ऐसा बोल रहा है, किस लिए ये उसका पोजीशन है। दैट इम्प्रूव्स आउटकम फॉर बोथ पार्टीज़, और उससे आपका और उसका दोनों पार्टीज़ का आउटकम अच्छा हो जाएगा। बिकॉज शी विल सर्च फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कवर वेज टू मेक बोथ साइड्स बेटर ऑफ, क्योंकि उसके ज़रिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल के आएगा और दोनों पार्टीज़ ज़्यादा चीज़ें डिस्कवर कर पाएंगी
और दोनों पार्टीज़ बेटर ऑफ हो पाएंगी, ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी। शी इज़न्ट टेलिंग हर काउंटर पार्ट वॉट टू थिंक। नेगोशिएशन के समय जो एक्सपर्ट नेगोशिएटर होते हैं वो दोनों काउंटर पार्ट को, सामने वाले को ये नहीं बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या सोचना चाहिए। शी इज़ आस्किंग देम टू डांस। वो उनसे कह रही है मेरे साथ डांस करो, विच इज़ एग्जैक्टली वॉट हरीश नटराजन डज इन डिबेट। और यही करता है हरीश नटराजन जब भी वो डिबेट करता है। वो जीतने की कोशिश नहीं करता, हराने की कोशिश नहीं करता, अपने पॉइंट्स डालने की कोशिश नहीं करता, बस सामने वाले के साथ में कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता है। तो अगर वो लड़की आपको फोन करती है और पूछती कि मुझे एक बिजनेस को बनाना चाहिए, तो आप कैसे ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी दिखाते? अगर वो लड़की मेरे साथ पूछती तो मैं बोलता यार बेस्ट बिजनेस स्कूल तो ये है, यहाँ जाना चाहिए। लेकिन मैं इसमें शायद ना जाऊँ क्योंकि मैंने सुना था उसके बारे में, वो गया था, बट बाकी तेरी मर्ज़ी है यार, तुझे जाना है तो नहीं जा। मैं जानने की कोशिश करता क्या वो जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती। अगर वो जाना चाहती है तो मैं उसी पर बात करता। जब मैं उसके साथ अग्री करता तब वो शायद मुझे सुनती, मुझे सवाल, जब तक वो मुझसे सवाल नहीं पूछती कि जाना भी चाहिए कि नहीं, तब तक मैं उसके साथ अग्री करता। एक डांस में, एक कन्वर्सेशन में जाता। मैं सीधे जाकर के उसको अपने पॉइंट्स बता करके उसको हरा नहीं देता। कन्वर्सेशन का रूल ये है कि सामने वाले को लगना चाहिए कि जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ ये मेरा अपना डिसीजन है। आप सामने वाले को अगर ट्रैप करके अपने सारे पॉइंट्स मनवा दोगे तो आदमी हार तो जाएगा लेकिन आप जीतोगे नहीं। तो ये था हमारा चैप्टर द साइंस ऑफ अ डील। जब भी आप कोई डील कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो अमित करता है वो बड़े बड़े डील्स करता है, बड़ी बड़ी कंपनीज में जाकर डील्स लेता है। तो अगर आपको भी कभी छोटी डील या बड़ी डील कोई भी करनी हो तो यू शुड लर्न दीज 4 पॉइंट्स। कौन कौन से चारों पॉइंट हैं? सबसे पहला कॉमन ग्राउंड्स, रहते हैं एक्सपर्ट। दूसरा रीजन ढूंढिए, अपने रीजंस ढूंढिए और बचा के रखिए। तीसरा, ज्यादा अपने आप को बचाने की कोशिश करें। हाँ, डिफेंड अटैक में मत जाइए। चौथा, क्वेश्चन ज्यादा पूछिए। सवाल ज़्यादा पूछिए। ये हैं 4 पॉइंट्स। कॉमन ग्राउंड्स, नंबर ऑफ रीजंस, डिफेंड अटैक स्पाइरल्स एंड क्वेश्चंस। ग्राफ में दिया है।